नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। जी हाँ, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जलवायु में हम इसका वर्गीकरण करेंगे कि कौन कौन से स्थानों में किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये अलग अलग प्रकार की जलवायु क्यों होती है, और उसमें सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्य की जहाँ पर सीधी किरणें पड़ती है वहाँ किस प्रकार की जलवायु होती है। हम यहाँ पर जितने मौसम है उनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। ऋतुओं को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जो स्टूडेंट को प्राय कर कंफ्यूज करते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित राजस्थान के बारे में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण भी करेंगे कि कोपेन ने किस प्रकार की जलवायु में रखा है राजस्थान को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान की जलवायु में किस किस प्रकार की इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों के ऊपर चर्चा करते हैं जो शब्द प्राय कर कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद में इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पर जलवायु क्या होती है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जलवायु व्हाट इज द क्लाइमेट। जलवायु को अगर हम डिटेल में डिफाइन करें तो लंबे समय की मौसमी दशा में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं जलवायु। लंबा समय मतलब 50 वर्ष या उससे अधिक जो समय, और इस दौरान मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, तापमान में जो परिवर्तन होते हैं, तापमान बढ़ता है लगातार धीरे धीरे या तापमान घटता है कहीं लगातार धीरे धीरे, तो इस प्रकार की तापमान में तब ऋतुओं में परिवर्तन होगा, तब वहां पर आर्द्रता में परिवर्तन होगा, शुष्कता में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से जलवायु में एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद में इस प्रकार के परिवर्तन नजर आते हैं, उसे हम कहते हैं जलवायु। अगर पूछें कि राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है, तो राजस्थान की मानसूनी जलवायु मानी जाती है क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। मौसम क्या होता है? मौसम, वेदर, इंग्लिश में मौसम को कहते हैं वेदर, और वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को हम मौसम कहते हैं। क्षणिक अवस्था का मतलब होता है कि जैसे एक दिन या एक सप्ताह, एक महीना या एक वर्ष, इस प्रकार के जो छोटे छोटे टाइम में जो परिवर्तन होते हैं वो मौसम होता है। मैंने कहा कि आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और कल मैंने कहा कि यार आज खूब बारिश आई थी रात को और मुझे सर्दी लगने लग गई और रात को मैं तो ओढ़ कर सोया था। ये क्या हुआ? कल आपको गर्मी लग रही थी और आज आप ओढ़ कर सोए। ये मौसम है। मौसम का क्षणिक परिवर्तन जो होता है वो इसी प्रकार से होता है। हवाएं जब ठंडी चलने लग जाती है तो हमें ठंड लगती है, और हवाएं गर्म चलती है तो गर्म लगता है। तो ये क्षणिक जो वायुमंडल की जो अवस्था होती है इसमें इस प्रकार के चेंजेस जो है समय समय पर होते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे उस समय कि देखो क्लाइमेट चेंज हो गया, आज मुझे सर्दी लग रही है, कल मुझे गर्मी लग रही थी, क्लाइमेट चेंज हो गया। वो क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, वो मौसम चेंज हुआ है। तो मौसम इस प्रकार से क्षणिक होता है। उसके बाद में मानसून किसे कहते हैं? देखो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से बना हुआ है, मौसम से, और उसका मतलब होता है हवाओं का मिजाज, हवाओं का रुख। हवाओं का जो रुख होता है, जैसे समुद्र की ओर से चलने वाली जो हवाएं होती है उसमें नमी होती है, और उस नमी में जल की मात्रा होती है, और वो स्थलीय क्षेत्रों में आकर संघनित होकर वर्षा करती है। तो यहाँ पर जो है मानसून शब्द मौसम से बना हुआ है, और उसका मतलब होता है हवाओं का मिजाज, और इसलिए मानसून के साथ में हमने वर्षा को जोड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रायकर जो हवाएं चलती है वो समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलती है, क्योंकि समुद्र में हमेशा हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि वहाँ तापमान कम रहता है, और भूमि जो होती है, भूमि स्थल, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से तापमान में लगातार वृद्धि होती है, तो यहाँ का प्रेशर लो हो जाता है और हवाएं जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती रहती है। तो यहाँ हम इस प्रकार से जो देख रहे हैं, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो मौसमी दशा में हम परिवर्तन देख रहे हैं वो हमारे यहाँ पर इस प्रकार से देखे जाते हैं। तो यहाँ ये हमें जानना जरूरी है। एक वर्ष में वायु की दिशा और ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो आ जाता है अपने मानसून। तो राजस्थान की जलवायु में अगर हम इसको इस प्रकार से डिवाइड करें
तो एरिड जोन यानी कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को शुष्क जलवायु कहते हैं, एरिड जोन या शुष्क जलवायु। उसके बाद में यहाँ पर सेमी एरिड जोन जो शुष्क जलवायु है, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के पूर्व की तरफ का जो है, वहाँ जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ठंडी जलवायु की ओर हम यहाँ बढ़ते हैं, तो उसे हम सेमी एरिड जोन कहते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु। उसके फिर पूर्व की ओर जो अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वहाँ पर सब ह्यूमिड जोन क्लाइमेट है। सब ह्यूमिड जोन का मतलब होता है अर्ध शुष्क प्रदेश, उप आर्द्र प्रदेश जो है वो सब ह्यूमिड होता है। उसके बाद में ह्यूमिड जो है आर्द्र प्रदेश जो है वो पूर्व का मैदान मुख्य रूप से इसमें शामिल है। और राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर ह्यूमिड जलवायु या हम कह सकते हैं आर्द्र क्षेत्र जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। एक यहाँ पर है वेरी ह्यूमिड जोन या अति आर्द्र जलवायु, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, वायु में नमी ज़्यादा होती है, उसे हम अति आर्द्र जलवायु कहते हैं। जैसे झालावाड़ है, बारां है, कोटा बूंदी का क्षेत्र है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार की अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो उसके बाद में आप देखें जलवायु को प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट कारक कौन कौन से, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आती है अक्षांशीय स्थिति। हमारी अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार की है, यानी कि हम किस अक्षांश में रहते हैं। हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उस समय आपको बताया था कि अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में पूरा विस्तार से। तो अक्षांशीय स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान के तापमान की जानकारी हमें देती है कि वहाँ पर किस प्रकार का तापमान है। तो जिस प्रकार से हमारी लेटीट्यूड पोजीशन है उसी प्रकार से हमारे पास जो है सूर्य देव विराजमान होंगे गर्मी लेकर। और अगर हम अक्षांशीय स्थिति में हैं तो अक्षांशीय स्थिति हमारी उष्ण कटिबंध वाली है, तो वहाँ सूर्य देव हमेशा जो है हमारे ऊपर विराजमान रहते हैं। यहाँ पर जो है ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर जो है हमेशा गर्मी का मौसम रहता है। और अब हम अगर इससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, वहाँ पर सर्दी का मौसम आएगा, तापमान घटता रहेगा और ध्रुवों में हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे तो वहाँ पर जो इस प्रकार से ठंड का मौसम रहता है। और वहाँ निचला जो है पोलर क्षेत्र, जो ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ पर भी बर्फ हमेशा जमी रहती है। तो सूर्य जहाँ पर हमेशा एक्टिव रहता है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और वहाँ पर हमेशा तापमान जो है वो उच्च रहता है, हाई तापमान यहाँ पर रहता है, टेम्परेचर अच्छा रहता है। तो उष्ण कटिबंधीय अक्षांश ट्रॉपिक क्लाइमेट जिसको हम कहते हैं के कारण यहाँ उच्च तापमान रहता है। देखो तापमान अक्षांशीय स्थिति हमारे कल्चर को भी डिसाइड करती है। हमारा कल्चर किस प्रकार का है, हमारा पहनावा कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, वो भी अक्षांशीय जो स्थिति है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूँ कि दक्षिण भारत में आप जाओ, दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, जैसे जैसे भूमध्य रेखा के निकट जाओगे लोग हल्के और सूती वस्त्र पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा है। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे और वैसे वैसे लोग मोटे वस्त्र पहनना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर 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 जाते जाते इंग्लैंड और रशिया की तरफ जाओ, वहाँ तो कोट पैंट और टाई वगैरह पूरा बांध कर जो इस प्रकार से रहते हैं ताकि उनको ठंड न लग जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर कोट पैंट वगैरह टाई वगैरह बांधा जाता है, तो ये कोट पैंट टाई बांधने का जो रिवाज है ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पर तो धोती और ऊपर कुर्ता ये सब पहनकर जो है रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर आकर जो है दूल्हा जो है वो कोट पैंट पहनता है क्योंकि ये एक एलिट क्लास की ओर संकेत करता है कि आप एलिट क्लास में अब शामिल होने वाले हो। ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था कोट पैंट और टाई वाला। अंग्रेज जिस क्षेत्र से आते हैं उनका ठंडा इलाका है और उस ठंडे इलाके में उनको मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए। और उन्होंने इसको भारत में भी अप्लाई कर दिया और भारत के लोग अब उनको फॉलो करने लगे। तो ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा ओरिजिनल कल्चर है कि सूती वस्त्र और हल्के वस्त्र, ताकि बॉडी को इस प्रकार से थोड़ा सा कंफर्ट मिले।
तो कहने का मतलब यह है कि अक्षांशीय स्थिति हमारे कल्चर को भी प्रभावित करती है। अगर किसी क्षेत्र में लोगों की संस्कृति है कि वो मुर्दे को जलाते हैं और किसी क्षेत्र में लोगों की संस्कृति है कि मुर्दे को गाड़ते हैं, तो ये कल्चर भी क्यों बना? ये भी अक्षांशीय स्थिति के कारण बना है। जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुर्दे को गाड़ते हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है मुर्दे को जलाते हैं। जलाते इसलिए, जलाना और गाड़ना ये धर्म डिसाइड नहीं कर रहा है। एक्चुअल में क्या है कि इस्लाम की उत्पत्ति ऐसे क्षेत्र में हुई है जहां पर दूर दूर तक पूरा रेगिस्तान है, पेड़ पौधे है ही नहीं, तो वहां पर आप मुर्दे को जलाओगे कैसे? लकड़ी चाहिए ना जलाने के लिए। तो वहां की जो अक्षांशीय स्थिति है वह पूरा का पूरा जो है हमेशा ही जो है शुष्क क्षेत्र है और वहां पेड़ पौधों की कमी है। और हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे खूब होते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ का कल्चर ऐसा बन गया कि मुर्दे को हम जलाते हैं लकड़ियों से। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अक्षांशीय और भौगोलिक स्थिति है वो हमारी संस्कृति को भी प्रभावित करती है, हमारे कल्चर को भी वो प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जलवायु को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रभावित करती है। आगे देखो, जलवायु को ये भी प्रभावित करती है कि समुद्र से आप कितना दूर रहते हो। समुद्र से हमारी दूरी कितनी है वो हमारी जलवायु को प्रभावित करेगी। जो समुद्र के बिल्कुल निकट रहते हैं उनको सम जलवायु का एहसास होता है, और जो समुद्र से दूर रहते हैं उनके पास जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु, इस प्रकार की जो जलवायु होती है। देखो, अब आप देखिए कि समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, यहां पर जो है ये है समुद्र, ये है समुद्र। समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं यहां उनको सम जलवायु देखने को मिलती है, और जो समुद्र से दूर रहते हैं उनको महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के लोगों के पास जो जलवायु है वो सम जलवायु नहीं है। यहाँ का दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ऐसे ऐसे मौसम भी यहाँ पर होते हैं जब रात में आपको ओढ़कर सोना पड़ेगा और दिन में जो है आपको पंखे चलाने पड़ेंगे, उसे बोलते हैं तापांतर। रात और दिन के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। उसका कारण क्या है? दूसरा, ऐसे क्षेत्र भी यहाँ पर जहां रात और दिन का तापमान एक जैसा रहता है और जहां सर्दियां होती नहीं है। जनवरी दिसंबर के टाइम में भी वो लोग पंखे चलाते हैं। ऐसे क्षेत्र भी इस इंडिया में है। तो वो क्यों है? तो उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि समुद्र से जो क्षेत्र जितना दूर होगा, जो क्षेत्र समुद्र से जितना दूर होगा वहां पर उतना ही दिन और रात के तापमान में अंतर देखा जाएगा। उसका कारण ये है कि जो धरती होती है, चट्टानी जो होती है, मिट्टी होती है, जो स्थल होता है, वो बहुत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। और उसकी तुलना में जो समुद्र होता है, समुद्र जो होता है पानी, वो धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका कारण ये है, देखो यहां पर मैंने आपको ये कहा कि ये है समुद्र, और समुद्र में यहां पर जो है प्रेशर रहता है, हमेशा हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर, लगभग हाई प्रेशर रहता है। क्योंकि यहां पर देखो क्या होता है कि ये यहां पर तापमान हमेशा कम रहता है। जहां तापमान कम रहेगा वहां पर, जैसे मान लो कि तापमान अगर कम है, तापमान जैसे मान लो कि सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी पड़ रही है, तापमान कम हो गया तो वायु दाब बढ़ेगा। तो तापमान में कमी होगी तो वायु दाब में वृद्धि होगी। जब वायु दाब बढ़ेगा तो वायु किसी ऐसी दिशा में जाएगी जहां पर उसको खाली जगह मिलेगी, और खाली जगह आप जाओगे कहां पर? स्थलीय क्षेत्र, जहां पर तापमान अधिक है और वायु दाब कम है। जहां तापमान अधिक है और वायु दाब कम है वहां पर हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर की ओर जो है इस प्रकार से मूव करेगा। तो ये जो स्थल है, यहां से यहां तो हाई प्रेशर है और यहां पर है लो प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर है, तो हवाएं जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो हाई प्रेशर, समुद्र का पानी देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है। एक बार ठंडा हो गया तो उसको वापस गर्म करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं और ये स्थल जो है वो बहुत जल्दी जो है गर्म और ठंडा हो जाता है।
तो दिन में जैसे सूर्य निकला तो ये क्षेत्र गर्म हो गया, ये क्षेत्र गर्म हो गया, और गर्म होते ही यहाँ अभी समुद्र है, और समुद्र में अभी गर्मी हुई नहीं है क्योंकि पानी जो धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ की जो हवाएं हैं वो इस प्रकार से चलेगी स्थल की ओर, स्थल की ओर। समुद्र के क्षेत्र में जैसा मौसम है वैसा ही मौसम वो यहाँ का बना देगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि सम जलवायु हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि दिन और रात के टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं रहता है। आप कभी मुंबई गए होंगे तो मुंबई में आप देखो वहाँ सर्दी वगैरह नहीं पड़ती है क्योंकि समुद्री जलवायु वहाँ पर उनको मिल जाती है। और हमारे यहाँ पर जो दिन और रात का टेम्परेचर में बड़ा डिफरेंस होता है, जैसे रात का टेम्परेचर हमारे यहाँ कम हो जाता है, दिन का अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि हम स्थल क्षेत्र में रहते हैं और स्थल के आसपास समुद्र जो है हमारे निकट नहीं है। तो इस तापांतर में इतना अंतर आता है, तो इसके कारण हमारी जलवायु भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं कि समुद्र क्षेत्र से जो क्षेत्र जितना दूर होगा उतना ही उसको जलवायु तापांतर में जो रात और दिन का जो तापांतर है उसमें अंतर वाली मिलेगी। राजस्थान समुद्र से दूर होने के कारण या रात्रि व दिन के तापांतर में अत्यधिक अंतर होता है, इसे महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। हमारे पास ये जो जलवायु है राजस्थान में वो महाद्वीपीय जलवायु है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, समुद्र दूर होने के कारण। और जो समुद्र के निकट होते हैं उनको समुद्री जलवायु या सम जलवायु देखने को मिलती है। और सम जलवायु जो होती है वहाँ पर दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से अंतर यहाँ पर नजर आता है। समुद्र के निकट क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, ये समुद्र के निकट रहते हैं और समुद्र की हवाएं जो है स्थल की ओर चलती है और इन क्षेत्रों को अपने जैसा ही बना देती है। तो हम जिनके साथ में रहते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर है, मौसम भी इसी प्रकार का होता है। आसपास की जो पवनें होती है वो अपने जैसा ही वहाँ पर तापमान बनाकर रखती है, मेंटेन करके रखती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाली जो कारक है उससे संबंधित आप एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। जलवायु प्रभावित होती है समुद्र तल से ऊंचाई, धरातल की बनावट, अरावली की दिशा या उपयुक्त सभी। इनमें से आप ये बताइए किससे जलवायु प्रभावित होती है। तो सही आंसर आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, उपयुक्त सभी। यानी कि अरावली की जो दिशा है वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। और धरातल की जो बनावट है, धरातल जैसे आपके यहाँ रेगिस्तान है या आपके यहाँ जंगल है या आपके यहाँ पर्वत पहाड़ है, तो ये भी आपकी तापमान को प्रभावित करेगी। समुद्र तल से ऊंचाई, आप समुद्र से कितना ऊंचाई पर हैं उतना ही आपका तापमान कम होगा। समुद्र के आसपास होगा तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से ये जलवायु को प्रभावित करते हैं तीनों ही कारक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई। हम बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। हाइट ऑफ रिलीफ फ्रॉम सी लेवल। देखिए यहाँ ये माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, ये K2 है 8,611 मीटर, ये लेह लद्दाख है 6,000 मीटर, माउंट आबू है 1,722 मीटर, अजमेर है 500 मीटर और जयपुर है 370 मीटर। इसी प्रकार से लगभग बीकानेर का क्षेत्र भी ये 300 के समथिंग है। हम समुद्री तल से 300 से 350 के बीच में ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं जलवायु, वो कह रहा है कि समुद्र तल से आप कितना ऊपर है आपकी जलवायु प्रभावित होगी, आपका तापमान प्रभावित होगा। आप ठंडे मौसम में हो या गर्म मौसम में हो तो वो भी इससे डिसाइड होगा। कैसे, देखो जलवायु का सिद्धांत ये कहता है कि आप सी लेवल से जितना ऊपर उठोगे उतना ही तापमान में कमी आती जाएगी। आप जितना ऊपर जाओगे तापमान उतना ही कम होता जाएगा। कितना कम होगा? 165 मीटर ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट, फिर 165 मीटर ऊपर फिर 1 डिग्री और गिरावट तापमान में, फिर 165 मीटर और फिर आपको 1 और डिग्री तापमान में कमी। इस प्रकार कमी होते होते इतना ठंड हो जाता है, ऊपर ठंडा मौसम है, ऊपर जो है हमेशा ठंडा रहता है और धरातल के निकट जो है वो गर्मी रहती है। आप देखो जयपुर जो है 370 मीटर समुद्री तल से ऊंचाई पर है
और अजमेर जो है वो जयपुर से ऊंचाई पर है, वो 500 मीटर समुद्री तल से ऊंचाई है। तो जयपुर का तापमान और अजमेर के तापमान में डिफरेंस है। अब यहां पर माउंट आबू का जो तापमान है वो और भी कम होगा, क्योंकि माउंट आबू हमसे और ज्यादा ऊपर है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी होगी। देखो माउंट आबू जो है गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई पर है समुद्र लेवल से, सी लेवल से। तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। तो माउंट आबू जो है 1722 मीटर ऊंचाई पर है, तो वहां लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में अंतर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर जो है तापमान 23 डिग्री है, मान लो कि हमारे यहां पर 23 डिग्री है, 25 डिग्री है। तो माउंट एवरेस्ट पर जब आप माउंट आबू पर जाओगे, आप गुरु शिखर पर आप जाओगे, तो आपको लगभग 11 डिग्री तापमान वहां पर कम मिलेगा। जैसे यहां पर अगर 24 डिग्री है तो वहां जब आप देखोगे तो 13 डिग्री की समथिंग आपको मिलेगा, 12-13 डिग्री, यानी कि एक ठंडा मौसम होता है वहां। तो इसलिए लोग जो है गर्मियों में माउंट आबू घूमने के लिए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की ओर बढ़ते हैं तापमान में वैसी गिरावट आती है। 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट, और 6000 मीटर की हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद में वो तापमान जो है 0 डिग्री पर आ जाता है। जैसे लेह लद्दाख, आप लेह तक पहुंच गए, लेह जो है समुद्री स्थल से 6000 मीटर ऊंचाई पर है और वहां पर बर्फ जमती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वहां पर। उससे भी ऊपर जाना है, हाँ मुझे उससे भी ऊपर जाना है, माउंट एवरेस्ट चले जाओ, चलिए K2 चले जाओ। K2 जो है 8611 मीटर है, तो वहां पर माइनस में चलेगा। अब 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस होता जाएगा और माइनस चलेगा। और 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट, नेपाल के माउंट एवरेस्ट, हिमालय की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, वहां उतना ही माइनस में चला जाएगा जितना वो ऊंचाई पर है। तो यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि समुद्र तल से आप कितने ऊंचाई पर हो, आपकी जलवायु प्रभावित होगी। तो जलवायु को यह कारक भी प्रभावित करता है कि आप सी लेवल से कितने ऊंचाई पर हो। 165 मीटर ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। जैसे माउंट आबू का तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है जो समुद्र जो स्थल के आसपास रहते हैं उनसे। 6000 मीटर ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें समझनी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टेड है। अरावली पर्वतमाला की दिशा भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे? अरावली की दिशा किधर है, किस साइड से, किस साइड की ओर है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अरब सागर से जो हवाएं आती है, अरब सागर से जो हवाएं आती है, अरावली उसकी समानांतर है? इसी प्रकार से अरावली है और इसी दिशा में ये हवाएं चलती हैं, अरब सागरीय हवाएं। देखो यहां पर अरावली जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है अरावली। आप ये देख सकते हो, ये अरावली है। और अरब सागर की जो हवाएं होती है वो इसी प्रकार से चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। और अरब सागरी मानसूनी दिशा के ये समानांतर है। मानसूनी दिशा के समानांतर है तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वर्षा के लिए आपके पास ऑब्स्टेकल होना चाहिए, बाधा, रुकावट आपके पास होगी, तभी तो बादल टकराकर ऊंचाई लेंगे और ओसांक बिंदु पर जाकर जो संघनित होकर गिरेंगे। तो यहां पर अरावली उन बादलों को कहती है कि आगे जाइए, आगे जाइए, यहां पर रुकने की आवश्यकता नहीं है, आगे आपको बुला रहा है हिमालय पर्वत, वहां पर रोकेगा वो। तो आगे ये जाकर हिमालय जो पर्वत है वो इनको चुनौती देता है, वो इनके सामने ऐसे खड़ा रहता है, आओ आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जैसे वो आती है हिमालय पर्वत से टकराती है और हिमालय पर्वत फटाक से ऊपर फेंकता है उनको। जैसी हवाएं ऊपर जाती है और ओसांक बिंदु पर जाकर जो है वो जो है इस प्रकार से संघनित होती है और वहां वर्षा करती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पर अत्यधिक वर्षा होती है अरब सागरीय पवनों से। तो राजस्थान को क्या मिला? राजस्थान को अरब सागरीय पवनों से कुछ नहीं मिला। कुछ बूंदें जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर को मिलती है, बाकी अरब सागर की जो पवनें सीधी निकल जाती है, जिसके कारण
तापमान में इस प्रकार से गिरावट नहीं आती है। अगर ये हवाएं यहां पर वर्षा कर देती तो तापमान में गिरावट आ जाती। तो अरावली भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। मानसूनी हवाओं का अवरोध न होने के कारण ये हवाएं सीधी निकल जाती है, हिमालय से टकराती है और राजस्थान में इन हवाओं से वर्षा नहीं होती। बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की पवनें इधर से आती है और अरावली फटाक से जो है उसके सामने खड़ी होती है और फटाक से उनको ऊपर फेंकती है और फिर वो ओसांक बिंदु पर जाकर वर्षा करते हैं। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी मानसूनी शाखा से होती है, अरब सागर वाली से या बंगाल की खाड़ी से? तो सही आंसर है बंगाल की खाड़ी वाली जो पवनें हैं वो हमें वर्षा कराती है, यहाँ पर वर्षा होती है। अभी जो मेघ बरस रहे हैं राजस्थान में वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों के हैं। तो कहने का मतलब है कि अरावली की दिशा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। चलिए अब हम बात करते हैं धरातल की बनावट। क्या धरातल की बनावट भी जलवायु को प्रभावित करती है? स्ट्रक्चर ऑफ रिलीफ। देखो रिलीफ जो है, हमारी जो धरातल है वो हमारे इस क्लाइमेट को प्रभावित करती है। कई ऐसी जगह है जहां पर दूर दूर तक रेत ही रेत बिछी हुई है, कई ऐसी जगह है जहां पर दूर दूर तक चट्टाने हैं, बलुआ पत्थर है, और कहीं पर जंगल भी है। जहां जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वहां पर तापमान कम होगा, और रेगिस्तान है वहां पर तापमान बढ़ेगा। बालू के कण अगर छोटे हैं तो भी जलवायु को प्रभावित करेंगे, और मृदा के कण बारीक हैं तो भी आपकी जलवायु को प्रभावित करेंगे। अब आपकी जलवायु कैसी होगी? आपकी मृदा को देखिए, मृदा का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। आपके यहाँ क्या एल्यूवाइल सॉइल मिलती है? अगर एल्यूवाइल सॉइल दोमट मृदा नहीं है तो ये समझो कि अगर आपके यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय मृदा आपके पास में है, तो यहाँ जलवायु अलग प्रकार की होगी, तापमान अधिक रहेगा। क्यों? उसका कारण ये है कि बालू मृदा जो होती है, बालू मृदा जिसमें मोटे कण होते हैं, और मोटे कणों में नमी की हमेशा कमी रहती है। यहां पर नमी कम रहती है और कम नमी जलवायु को प्रभावित करती है। वहीं पर जलोढ़ मृदा के बारीक कण होते हैं और नमी अधिक होने के कारण यहां पर तापमान में गिरावट आती है, तो तापमान यहां पर कम होगा। बलुआ पत्थर चट्टानी क्षेत्र जहां पर है वो हमेशा गर्म रहते हैं और इसलिए तापमान को भी गर्म कर देते हैं। तो बलुआ पत्थर जो है, जिसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ क्षेत्र जहाँ पर बलुआ पत्थरों की चट्टानी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी मौसम हमेशा इस प्रकार से, तापमान हमेशा अधिक रहता है। और उससे थोड़ा सा दूर जाते हैं तो जंगल क्षेत्र है, बीहड़ में जाओ, जो सवाई माधोपुर, धौलपुर के जो चंबल नदी की बीहड़ है, वहाँ पर तापमान जो है कम है। तो इस प्रकार से तापमान को प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। आपकी जो रिलीफ जो है, आपकी जो चट्टाने हैं, आपकी जो बलुआ मिट्टी है, आपकी जो दोमट और एल्यूवाइल सॉइल है, ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। तापमान में गिरावट या वृद्धि में ये भी कारण बनती है। तो धरातल की बनावट के बाद में हम बात करते हैं पठारी भागों से आने वाली पवनों की। ये भी क्या हमारी जलवायु को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। अगर हम जहां पर भी है वहां किसी दूसरे क्षेत्र से गर्म पवनें आ रही है तो हमारे क्षेत्र को भी वो गर्म कर देगी, हमारा तापमान भी वो बढ़ा देगी। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में, राजस्थान के पश्चिम में बलूचिस्तान का एक पठार है। बलूचिस्तान का जो ये पठार है, जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, राजस्थान के पश्चिम में ये बलूचिस्तान का यहाँ पर पठार। यहाँ से ये पठार जो है वो चट्टानी पठार होता है और ये हमेशा गर्म रहता है। थोड़ी सी सूर्य की रोशनी मिलती जो है इस प्रकार से गर्म हो जाता है, लाल पीला चेहरा इसका हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ से जो गर्म हवाएं जो चलती है आसपास के दूसरे क्षेत्रों को भी अपने लपेटे में ले लेती है, और राजस्थान भी उसमें इसी प्रकार से इन हवाओं से गर्म हो जाता है। यहाँ से जो हवाएं चलेगी, यहाँ से जो हवाएं चलेगी वो इस क्षेत्र को भी इस प्रकार से प्रभावित करेगी। तो पठारी भागों में तापमान अधिक होता है,
तो तापमान अधिक होने के कारण आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु की खास विशेषताएं। अभी हमने जो बात की थी वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं उनकी बात की थी, इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु की खास विशेषता क्या क्या है। तो यहाँ पर राजस्थान की जलवायु की हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, यहाँ शुष्क भी है, अर्ध शुष्क भी है, आर्द्र भी है, उपार्द्र भी है, अति आर्द्र भी है। जैसे आप रेगिस्तान में जाओगे तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्रों में जब आप जाओगे तो शुष्क जलवायु आपको मिलेगी। एरिड जोन जिसको बोलते हैं, एरिड जोन, शुष्क जलवायु। उसके आप पूर्व की तरफ चलोगे तो जैसे जैसे पूर्व की तरफ चलोगे तो जलवायु में आपको अंतर नजर आएगा। तो सेमी एरिड जोन जैसे आपका पाली, नागौर और शेखावाटी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सेमी एरिड जोन मिलेगा आपको, यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पर मिलेगी, यानी कि शुष्क से थोड़ी सी कम। यहाँ वर्षा थोड़ी सी इसकी तुलना में ज़्यादा होती है, शुष्क वाले की तुलना में। तो यहाँ एरिड जोन में जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की समथिंग यहाँ पर होती है। और यहाँ पर जाएंगे तो 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है सेमी एरिड। तो यहाँ और यहाँ में भी अंतर, मरुस्थल भी दो प्रकार के, शुष्क और अर्ध शुष्क। इसी प्रकार से आप फिर पूर्व की तरफ चलोगे, अरावली प्रदेश में चलोगे तो यहाँ पर जो है सब ह्यूमिड क्षेत्र जो है, उप आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उप आर्द्र, हवा में नमी है, एक सामान्य स्तर की नमी यहाँ पर हवा में मिलेगी। और पश्चिम की ओर चलोगे तो नमी उतनी ही आपकी कम मिलेगी। और फिर उसके पूर्व की ओर चलते हैं, मैदानी क्षेत्र की ओर, पूर्व का मैदान, वहाँ पर आर्द्र जलवायु मिलेगी, ह्यूमिड जो है क्लाइमेट जोन यहाँ पर मिलेंगे। जैसे भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की ह्यूमिड जलवायु पाई जाती है। उसके पूर्व की ओर चलोगे तो वेरी ह्यूमिड रीजन आपको मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा जो है आर्द्रता हवा में वहाँ पर रहती है। जैसे झालावाड़ है, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है राजस्थान में, तो अति आर्द्र में आता है। बारा है, कोटा बूंदी है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, सिरोही, ये सिरोही का आबू क्षेत्र है। यहाँ पर जो है एक्सट्रीमली ह्यूमिड जलवायु या वेरी ह्यूमिड जलवायु रीजन बनता है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की राजस्थान में जलवायु पाई जाती है। तो अगली जो है विशेषता, यहाँ अपर्याप्त वर्षा, राजस्थान की जलवायु की ये भी खास विशेषता है कि इनसफिशिएंट रेन यहाँ पर है। यह वर्षा जितनी जरूरत है उतनी वर्षा यहाँ पर होती नहीं। पश्चिम के मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा अत्यंत कम होती है। जैसे जैसे हम रेगिस्तान के सम तहसील की ओर जाएंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा वर्षा में कमी रहती है। तो यहाँ राज्य के अधिकांश भागों में अत्यंत कम वर्षा पाई जाती है, जिसके कारण जो है कृषि क्षेत्र काफ़ी प्रभावित है और इसलिए अकाल यहाँ पर ज़्यादा पड़ते हैं। और कृषि को यहाँ पर एक जुआ भी कहते हैं, जुआ, कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। एक बार बारिश होगी और खेत बो दिए और फिर बारिश हुई नहीं और किसान बेचारा 2-3 लाख रुपए खर्च करके बैठा था और बारिश नहीं हुई, वो ख़त्म हो गया। तो कृषि जो है इस प्रकार से किसान कहते हैं एक प्रकार का जुआ है यहाँ। तो अत्यंत कम वर्षा के कारण ये होता है। फिर भी हम एक विश्वास और उम्मीद लेकर चलते हैं कि वर्षा होगी, भगवान बरसेंगे। सामयिक वर्षा राजस्थान की जलवायु की एक विशेषता है, सीजनल रेन यहाँ पर होती है। सीजनल रेन एक समय में वर्षा होती है। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर वर्षा हमेशा होती रहती है और एक के बाद किसान दूसरी फसलें स्टार्ट कर देते हैं, दूसरी के बाद में तीसरी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है वर्षा तो होती रहेगी। हमारे यहाँ पर जो है एक निश्चित समय है वर्षा का और उसी समय आप बारिश की बूंदों को इकट्ठा कर लीजिए, आपको जितना करना है उतना, और उसी से आप अपना साल भर काम चलाएंगे। मानसून, जब मानसून आता है जुलाई से सितंबर के टाइम में, तो बस उसी समय आपको अपना काम करना है और उसी समय आपकी खेती होगी और उसके बाद घर में रेस्ट करो पूरे साल भर और फिर वो जून जुलाई में वापस इंतज़ार करो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सामयिक वर्षा होती है। 90% जो वर्षा होती है हमारे यहाँ पर जून और सितंबर के बीच में होती है।
जून से सितंबर के बीच में 90% वर्षा हो जाती है। उसके बाद में बचा क्या, उसके बाद में 10% वर्षा बची, वो आपकी सर्दियों में जो मावट है वो पूरी कर देती है। तो बाकी टाइम यहाँ वर्षा नहीं होगी। तो ये अभाव है यहाँ पर। तो सामयिक वर्षा यहाँ पर होती है। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान की है। शीतकालीन वर्षा 10% की समथिंग शीतकालीन वर्षा होती है, टोटल वर्षा का हिस्सा है उसका। वर्षा में है असमानता, इनइक्वलिटी इन रेन। देखो, वर्षा में असमानता का मतलब है कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिल्कुल कम वर्षा, और कई ऐसे क्षेत्र जहां खूब वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर प्लस हो जाती है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, खूब सारी वर्षा होती है, अति आर्द्र जलवायु है। और इधर देखो, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, अत्यंत कम वर्षा। कई बार ऐसे होता है कि वर्षा हुई नहीं, बादल वैसे निकल गए। तो ये जो वर्षा के अंदर इस प्रकार की असमानता है, ये भी राजस्थान की जलवायु की एक विशेषता है। इस प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहां 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां 10 सेंटीमीटर भी पूरी नहीं होती है। तो यहां इस प्रकार का वेरिएशन राजस्थान की जलवायु में पाया जाता है। तापमान में वेरिएशन पाया जाता है, तो जलवायु में ऐसा वेरिएशन मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान में अकाल, कि राजस्थान की जलवायु का ये भी एक हिस्सा है। अकाल को हमने जीवन में अपना लिया है। अकाल बार बार पढ़ते हैं, हम उसके अभ्यस्त हो गए हैं। अब क्या करना है, अकाल पड़ गए तो पड़ गया, क्या करना है, लेकिन कुछ न कुछ खाकर जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। तो हम उसका पहले स्टॉक रखते हैं। हमारी आदत इस प्रकार की बन जाती है राजस्थान वालों की कि अकाल कभी भी पड़ सकता है, अपने घर में अनाज का स्टॉक रखिए। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। खूब सारे अकाल हमारे यहाँ पर पड़ते हैं। तो ऐसे अकाल जो इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं, उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे 40 अकाल, विक्रम संवत 1840 को, यानी कि 1783 को जो भीषण अकाल पड़ा था राजस्थान में, उसे हम कहते हैं 40 अकाल। और ये विक्रम संवत 1840 को पड़ा था, इसलिए 40 अकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत ही भयंकर अकाल था, और भूख से लाखों लोग जो है भूख से मरे थे, जानवर भूख से मरे थे, और लगभग जो है राज्य बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ था। देश के ऊपर भी इसका बहुत विकट प्रभाव पड़ा था। त्रिकाल 1868 से 69 ईस्वी में, त्रिकाल का मतलब होता है 3 प्रकार का काल, अन्न का काल, जल का काल और चारे का काल। खाने के लिए अनाज खत्म हो गया लोगों के पास, जानवरों के पास चारा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो उसे कहते हैं त्रिकाल। ये बड़ा संकट होता है, तीनों अकाल पड़ गए भयंकर वाले। तो ऐसे ऐसे भयंकर अकाल झेले हमारे पूर्वजों ने। तो ये त्रिकाल, 56 अकाल, विक्रम संवत 1956 ईस्वी सन की बात करें तो 1899, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा भयंकर था। ये तो देश के अंदर, बहुत पूरे भारत के अंदर ये अकाल पड़ा था। 56 अकाल का तो इतना भयंकर प्रभाव हुआ कि 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, लाखों लोग भूख से मर गए थे। तो 56 अकाल भी इसी प्रकार से राजस्थान को बहुत जबरदस्त तरीके से इसने प्रभावित किया था। वृहद अकाल, ये तो ताजा है, 2002-03 में 100 वर्षों का सबसे भीषण अकाल था। पिछले 100 सालों में जो अकाल पड़े थे, उसमें सबसे भयंकर वाला जो अकाल था, ये वृहद अकाल के नाम से जाना जाता है 2002-03 में। तो राजस्थान की जलवायु का हिस्सा है ये, और हमारी जीवन शैली का भी। और हमने इसको आदत बना लिया है कि अकाल कभी भी पड़ सकता है, भगवान कभी भी कष्ट हमें दे सकते हैं। फिर भी हम अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ते हैं। फिर भी हम, ऐसा नहीं है कि हम निराश हो गए अपनी भूमि से, चलो हम उत्तर प्रदेश में जाकर रहेंगे, चलो हम असम में रहेंगे, चलो हम बंगाल में रहेंगे, चलो हम अमेरिका जाएंगे। नहीं, रहेंगे अपनी मातृभूमि में, यहीं पर रहना है, और यहीं पर अनाज जैसा भी उत्पादित होता है वैसा हम करेंगे। तो हम जलवायु में, राजस्थान की जलवायु की विशेषता यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर खूब सारी बाढ़ भी आती है। कभी तो ऐसा होता है कि बारिश आई नहीं, और बारिश आई तो ऐसी आई कि सब कुछ डुबो दिया। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? ये बारिश है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगातार। इस प्रकार से भी यहाँ की परिस्थितियाँ बनती है। आप देखो,
सांभर की बाढ़ 1975, बहुत भयंकर वाली बाढ़, लोगों के घर डूब गए थे पूरे के पूरे। जोधपुर की बाढ़ 1980 वाली, बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी। जयपुर की बाढ़ 1981 वाली, और लूणकरणसर की बाढ़ 2000 वाली, और कवास बाड़मेर वाली बाढ़ 2006 वाली। दूर दूर के जो है रेत के टीले भी डूब गए थे। ऐसी बाढ़ इस देश में, इस राजस्थान में आई थी। तो राजस्थान की जलवायु में कहीं वर्षा होती है तो कहीं बाढ़ आ जाती है। ऐसे ऐसे क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान की जलवायु की इस प्रकार की विशेषताएं हमें अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि ऋतुएं और उनका वर्गीकरण। ऋतुएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, मुख्य रूप से 3 प्रकार की, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार 6 प्रकार की। तो सबसे पहले आती है ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, जो मार्च से मध्य जून तक रहती है। दूसरी ऋतु है वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, जो मध्य जून से स्टार्ट होती है और सितंबर तक रहती है। और तीसरी ऋतु है शीत ऋतु, विंटर सेशन, अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऋतुएं जो है 6 प्रकार की बताई गई है। अब वो कौन कौन सी देखो। बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, वर्षा ऋतु, रेनी या मानसून सीजन, शरद ऋतु, ऑटम सीजन, हेमंत ऋतु, प्री विंटर सीजन, शिशिर ऋतु, विंटर सीजन। तो हिंदू कैलेंडर में 6 प्रकार की ऋतुओं का जिक्र किया गया है, लेकिन हम मुख्य रूप से जो 3 प्रकार की ऋतु हैं उनको पढ़ेंगे। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा। चलिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। और उससे पहले आप एक क्वेश्चन के ऊपर अपना मत रखिए। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन जो है आपके हिसाब से असत्य है? चलिए, तो असत्य कथन जो है आपके सामने है। ए, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़े दिन व छोटी रातें होती है। देखिए, ये एक असत्य कथन है। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा के ऊपर, ये सूर्य की जिस प्रकार से गतिविधियां होती है उसी अनुसार जो है यहाँ पर तय होता है कि कहाँ बड़े दिन होंगे, कहाँ छोटे दिन होंगे, कहाँ रातें बड़ी होगी, कहाँ दिन बड़े होंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़े दिन होते हैं। बड़े दिन मतलब ये बड़े दिन नहीं, छोटे दिन होते हैं। तो ये असत्य है। बाकी दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़े दिन व छोटी रातें होती है, ये सही है। 23 दिसंबर और 22 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य उस समय विषुवत रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, बिल्कुल सही है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो बाकी ए इसका असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम पढ़ेंगे और ग्रीष्म ऋतु के महत्वपूर्ण जो है फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ग्रीष्म ऋतु का आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में बीच में जो रेखा है इक्वेटर, 0 डिग्री के ऊपर भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री के ऊपर ये भूमध्य रेखा है। और इस भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य आता है तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी टाइम की रातें होती है उतना ही टाइम का दिन होगा। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी जितने टाइम की रातें होती है उतने टाइम का दिन होगा। तो यहां पर जब सूर्य आएगा, दिन और रात क्या होगा? बराबर होगा। और इसी प्रकार यहां अगर 22 दिसंबर, ये कर्क रेखा की बात करें, जब 22 दिसंबर को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, वहां पर गर्मी होगी, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होगी। इसी प्रकार से ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य आता है, कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य आता है 21 जून को, तो दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, दिन गर्म होते हैं। तो सूर्य जहाँ पर होगा उपस्थिति होगी, वहाँ पर गर्मी होगी, तापमान में वृद्धि होगी। सूर्य दक्षिणायन होगा, उत्तरी गोलार्ध में तापमान में गिरावट आएगी।
इस प्रकार से आपको समझना है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध मतलब है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका वगैरह है, यहां पर जो है गर्मी पड़ेगी। यहां गर्मी ज्यादा होगी, रातें छोटी होगी, दिन बड़े होंगे। और सूर्य 23 सितंबर और 22 मार्च को इक्वेटर के ऊपर होता है, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। और जब भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तो दिन और रात बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में जितने दिन होंगे उतनी यहां पर रातें होंगी। और इसी प्रकार से 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होगी और गर्मी ज्यादा होगी। इस प्रकार से आप इसको समझें। हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे लिए 21 जून का महीना जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर इस प्रकार से देखें कि सूर्य यहाँ गतियां किस किस समय में करता है, तो हर 3 महीने में सूर्य अपनी जो है जगह चेंज कर लेता है। जैसे 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर है, 22 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, 23 मार्च को पहुंच जाएगा सूर्य इक्वेटर के ऊपर, विषुवत रेखा पर। और उसके 3 महीने के बाद में, मार्च के बाद देखो अप्रैल, मई और जून, 21 जून को सूर्य पहुंच जाएगा कर्क रेखा के ऊपर। और 21 जून के 3 महीने के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, अभी क्या है सितंबर है, तो सूर्य कहाँ पहुंच गया है? 23 सितंबर को सूर्य पहुंच गया था विषुवत रेखा के ऊपर। अब सूर्य कहाँ जाएगा? अब सूर्य मकर रेखा की ओर यात्रा करेगा और मकर रेखा पर यात्रा करेगा 22 दिसंबर को। सितंबर के बाद देखो अभी सितंबर आया नहीं, सॉरी सितंबर अभी अगस्त के बाद में आएगा, अभी जुलाई चल रहा है, तो सितंबर में सूर्य यहाँ पर पहुंचेगा। तो अब सितंबर के बाद में सूर्य दिसंबर तक जो है यात्रा करेगा मकर रेखा की। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने में यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से सूर्य जहां पर रहता है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि गर्म क्षेत्र। अब देखो आप, अब इन चीजों को समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। ग्रीष्म ऋतु कब होती है राजस्थान में? मार्च से मध्य जून तक होती है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से। अब देखो मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होता है और अब 21 जून तक आ जाता है और खूब सारी गर्मी यहाँ पर पड़ती है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य मकर रेखा से उत्तरायण होता है। 23 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबा चमकता है। 21 मार्च को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी होती है 21 जून को। 21 मार्च को कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। सॉरी 21 जो है ये जून है, ये मार्च नहीं है, ये 21 जून है। कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य आता है वो 21 जून को आता है, तो यहाँ पर भीषण गर्मी उस समय पड़ती है। और तापमान, गर्मी का तापमान जो है राजस्थान में रहता है 47 से 50 डिग्री सेल्सियस तक। वायु दाब में कमी होती है जिसमें संवहनीय कॉन्वेक्शनल धाराएं चलती है। संवहनीय धाराएं मतलब जैसे इस प्रकार से धाराएं इस प्रकार से चलेगी और जहां पर उसको नमी मिलेगी तो नमी को लेकर आ जाएगी, वर्षा कर देगी, बूंदाबांदी कर देगी। जहां उनको धूल के कण मिलेंगे और धूल लेकर आ जाएगी, तो कई बार ईरान इराक वाली जो है हवाएं इसके साथ मिल जाती है, तो इस संवहनीय हवाओं के साथ में वो धूल भरी आंधियां भी चलती है। और कई बार ये जो हवाएं हैं, संवहनीय हवाएं इस प्रकार से समुद्री हवाओं से मिल जाती है, तो समुद्र की नमी आ जाती है और इसके कारण बूंदाबांदी भी होती है। आंधियों के बीच में कई बार आपने देखा होगा कि बारिश आ गई, तो उसमें समुद्र की हवाएं साथ में मिल जाती है। और जब समुद्र की हवाएं नहीं मिलती है और केवल ईरान इराक वाली धूल भरी आंधियां मिल जाती है, तो ये आंधियां चलती रहती है। तो आंधियों के कारण, धूल भरी आंधियां जो है संवहनीय हवाओं के कारण यहाँ पर आती है और समुद्री धाराएं मिलने पर यहाँ वर्षा होती है। इस ऋतु में रेगिस्तान में भंवर बनते हैं जिनको बबूलिया कहते हैं, बबूलिया या बतूलिया, जिसके कारण भी तापमान में कमी आती है, कुछ रिलैक्स मिलता है। रात्रि का तापमान यहाँ पर 14 से 17 डिग्री और दिन का तापमान बढ़कर हो जाता है 50 डिग्री। भीषण गर्मी हो जाती है क्योंकि हमारे पास महाद्वीपीय जलवायु है, समुद्री जलवायु नहीं है, तो दिन और रात के तापमान में इस प्रकार से अंतर देखने को मिलता है, तापांतर बहुत ज्यादा होता है। तो उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम और बात करते हैं यहाँ पर। 22 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर होता है।
इस दौरान सूर्य विषुवत भूमध्य रेखा पर होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है और इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी में, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यह दिन सबसे बड़ा तथा सबसे छोटी रात यहाँ पर होती है। आंधियों की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में जो आंधियां चलती है वो गंगानगर में महीने में 27 दिन आंधियां चलती है। बीकानेर में 18 दिन महीने में आंधियां चलती है। जैसलमेर में 16 दिन आंधियां चलती है। झालावाड़ में सबसे कम महीने में 3 दिन आंधियां चलती है। तो आंधियों के बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा आंधियां कहां पर चलती है राजस्थान में। उसके बाद में आप देखो राजस्थान में कुछ हवाओं के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे तवा क्या होता है, पुरवैया क्या होती है, पिछवैया क्या होती है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो धाराएं हैं हवा, उनके राजस्थान के स्थानीय नाम भी कुछ अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे तवा, ज्येष्ठ माह की गर्म हवा को तवा बोलते हैं। जैसे तवा कैसे तपता है वैसी तपन होती है यहाँ पर। पूर्वाई या आगुणी, पूर्व दिशा से आने वाली जो हवाएं होती है उनको बोलते हैं पूर्वाई या आगुणी, अगुणी से आने वाली दिशा है आगुणी। पश्चु या आथुणी, यानी कि पश्चिम से आने वाली जो हवाएं होती है उनको बोलते हैं पश्चुणी या आथुणी हवा। समुद्री हवा, दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं, दक्षिण पश्चिम से आने वाली जो हवाएं होती है वो समुद्री हवाएं होती है और ये अरब सागर की मानसूनी हवाएं होती है। सूर्य, उत्तर पश्चिम से आने वाली जो गर्म हवाएं होती है उनको सूर्य कहते हैं। दराऊ, उत्तर दिशा से आने वाली जो हवा होती है उसको दराऊ कहते हैं। जाला, जलवाष्प कणों के साथ चलने वाली जून महीने ये लू जो होती है मुख्य रूप से उसको जाला बोलते हैं। वायु के कण इसमें ज्यादा होते हैं। शीली, पौष माह की ठंडी हवा को शीली बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ कुछ महत्वपूर्ण ये हवाएं जो है उनके शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ग्रीष्म ऋतु में एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए जिसकी चर्चा हमने अभी की थी, संवहनीय धाराएं और संवहनीय वर्षा। देखो संवहनीय जो है, संवहनीय कॉन्वेक्शनल इंग्लिश में बोलते हैं तो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब होता है कि हवा जो है इस प्रकार से ऊपर चढ़ेगी और फिर नीचे उतरेगी और उसका एक इस प्रकार का चक्र बन जाता है। और जैसे मान लो कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो, ये सूरज है, ये सूर्य की रोशनी है और सूर्य की रोशनी से तापमान बढ़ता है, वायुदाब घटता है और कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है और हवाएं चलती है इस प्रकार से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और जब उनको भूमि के ऊपर आसपास कहीं वायुदाब नहीं नजर आता है तो वो हवाएं इस प्रकार से ऊपर चढ़ती है। जो बारी हवाएं होती है वो उनको धक्का मारती है और आगे जब जगह नहीं होती है तो ऊपर इस प्रकार से चलती है, तो ऊपर से इस प्रकार से हवाएं चलती है, संवहनीय हवाएं। जब उनके साथ में समुद्र की नमी आ जाती है तो वो इस प्रकार से वर्षा करती है और हवाएं इस प्रकार से जैसे जैसे ऊपर उठती है, हमने पहले चर्चा की थी कि ऊपर उठने पर तापमान में गिरावट होती है और समुद्र वाली हवा में नमी है, यानी कि पानी होता है हवा के अंदर, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा औशांक बिंदु तक जाने पर, औशांक बिंदु यानी कि जहाँ तक ऊपर ठंडा हो जाता है और वहाँ संघनन होता है। और संघनन जब होता है, कंडेंसेशन जब होता है तो बिंदु बूंद बूंद के अंदर जो है वो वायु जो है इस प्रकार से बन जाते हैं और बूंद जैसी भारी होती है तो बाहर सहन नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है, तो उसे हम कहते हैं वर्षा। और ऊपर से जो कपासी मेघ से जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा या कॉन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं राजस्थान के संदर्भ में, उनकी हम बात करते हैं कि सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? चूरू, जहां पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। न्यूनतम तापमान वाला जिला भी चूरू और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी चूरू। तापांतर यानी कि साल का तापमान वहां पर बड़ा अंतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर जहां पर सबसे अधिक होता है वो है जैसलमेर, दिन का तापमान, और न्यूनतम आ जाता है बाड़मेर, दिन के तापमान में अंतर। और सबसे कम तापमान यानी कि ठंडा स्थान कौन सा है राजस्थान का? माउंट आबू है। सबसे शुष्क स्थान फलोदी है
सबसे गर्म महीना कौन सा है राजस्थान में? जून सबसे गर्म महीना होता है। सबसे गर्म दिन कौन सा होता है राजस्थान में? 21 जून सबसे गर्म दिन। सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। सबसे ठंडा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। सूर्य यहाँ पर मकर रेखा पर होता है, इसलिए हमारे यहाँ 22 दिसंबर को सबसे ठंडा दिन होता है। सबसे छोटा दिन हमारे यहाँ पर 22 दिसंबर को होता है और इस दिन सबसे लंबी रात होती है। दिन रात बराबर कब होते हैं? 23 मार्च और 21 सितंबर को। ये दिन जो है एक दिन घटता बढ़ता रहता है, जैसे 21 सितंबर है तो 22 सितंबर भी हो सकता है, 23 मार्च है तो 22 मार्च भी हो सकता है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश जो है अल्जीरिया, लीबिया। और उसके बाद में हम बात करें तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है वो अट्टाकामा है, चिली में पड़ता है अट्टाकामा। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ स्थानीय तूफानों की हम बात करेंगे। तूफान राजस्थान के संदर्भ में और भारत के अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में ऐसे तूफान जो ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। ग्रीष्म ऋतु के स्थानीय तूफानों के कुछ नाम आपने कई बार सुना होगा। आम्र वर्षा, मैंगो शोवर, आपने सुना होगा काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर विंड, आपने सुना होगा वज्र तूफान, थंडरबोल्ट स्टॉर्म, आपने सुना होगा लू, सन स्ट्रोक। तो ये क्या होते हैं देखो। आम्र वर्षा ये जो ग्रीष्म काल के बाद में जो मानसूनी जो बौछारें होती है, ग्रीष्म काल के बाद जैसे शुरुआत होती है मानसून की, तब वो बौछारें करता है। और उस समय या केरल और तमिलनाडु में आम की जो फसल होती है, आम जल्दी पक जाते हैं उन बौछारों से, इसलिए इनका नाम पड़ गया आम्र बौछारें। मैंगो शोवर, काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर विंड, ये पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में सर्वाधिक आते हैं। बैसाख महीने की ये हवाएं होती है जो विनाशकारी होती है, और विनाशकारी बहुत तेजी से चलती है, लेकिन उनके अंदर नमी होने से वर्षा भी होती है जो वहाँ जूट, पटसन और चाय के बागानों के लिए काफी उपयोगी भी रहती है। तो काल बैसाखी जो है एक प्रकार का तूफान है। वज्र तूफान, थंडरबोल्ट स्टॉर्म, ये राजस्थान में आता है, झालावाड़ में प्राय कर देखा जाता है, जयपुर में भी इस प्रकार की हवाएं चलती है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जून जुलाई में तेज हवाएं जो चलती है, इस प्रकार के पेड़ कई बार गिरकर सड़क के ऊपर आ जाते हैं। तो सर्वाधिक झालावाड़ व जयपुर में ये हवाएं चलती है। वज्र का मतलब होता है कठोर, बहुत तेजी से चलने वाली, इसलिए इसका नाम पड़ गया वज्र तूफान। लू, सन स्ट्रोक, ये तो प्राय कर देखते हैं हर बार जो है गर्मी के मौसम में ये सब चलता ही है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक गर्म व पीड़ादायक जो है हवा होती है, उससे हम कहते हैं लू। ये राजस्थान से दिल्ली, बिहार तक इस प्रकार से चलती है। तो ग्रीष्म ऋतु के ये थे इंपॉर्टेंट तूफान। उसके बाद में हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं, रेनी सीजन। वर्षा ऋतु, रेनी सीजन मध्य जून से सितंबर तक। वर्षा राजस्थान में 90% वर्षा हमने पहले भी चर्चा की थी कि मानसूनी वर्षा होती है जो जुलाई से सितंबर के मध्य हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में 10% जो वर्षा होती है वो सर्दियों में मिलती है, जिसको मावट कहते हैं। मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। मानसूनी वर्षा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, उत्तर पूर्व की ओर जो है बढ़ती है दक्षिण पश्चिम की तुलना में। उसके बाद में आप देखें वर्षा ऋतु के इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें। मानसूनी वर्षा का कारण, मानसूनी वर्षा का कारण जून में भीषण गर्मी से तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है। तिब्बत का पठार यहां पर है, ये है तिब्बत का पठार। जून में गर्मी पड़ेगी तो पठार सबसे ज्यादा गर्म होगा, सबसे पहले गर्म होगा, और यहां पर कम वायुदाब, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। और इस दौरान जो है यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है। तो हवाएं किधर चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जब यहाँ ये पठार गर्म होगा तो इन हवाओं को खींचेगा, तो मानसूनी हवाएं इस प्रकार से स्टार्ट हो जाती है। अतः उत्तर में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और दक्षिण गोलार्ध में उस समय उच्च वायुदाब होता है, और नमी युक्त समुद्री हवाएं ऊपर उठकर चलती है, और हिमालय से टकराकर ये हवाएं ऊपर उठती है और संघनित होकर वर्षा करती है। वर्षा करने के लिए
हवाएं ऊपर उठना जरूरी है। कई बार आपने देखा कि यार बादल तो खूब है ऊपर ही, लेकिन बरस क्यों नहीं रहे, ये बादल बरस क्यों नहीं रहे? बरस इसलिए नहीं रहे क्योंकि उन बादलों को ओसांक यानी कि तापमान है अभी वहां पर, उनको चाहिए ठंड। ठंड होगा तो नमी जो है बूंदों के रूप में बन जाएगी और तब वो गिरेगी। तो जब किसी पर्वत से बादल टकराता है तो ऊपर उठता है, और ऊपर उठता है तो बादल जो है ठंडे क्षेत्र में चला जाता है, और उस समय संघनन होता है। संघनन जो होता है, संघनन वो ठंडे क्षेत्र में होता है। अच्छा, संघनन क्या होता है? आप देखो, एक गिलास में आप बर्फ का पानी डाल दो और गिलास के चारों तरफ बूंदे बूंदे सी हो जाएगी। वो पानी कहाँ से आया? वो पानी हवा में है, और वही संघनन है। इसी प्रकार का संघनन बादलों में होता है तो वर्षा होती है। तो संघनन होता है तभी वर्षा होती है। बादल संघनित होकर वर्षा करते हैं। राजस्थान में दो प्रकार की मानसूनी शाखाएं हैं, और एक तो है अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। आपसे क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा से होती है? अरब सागर वाली से या बंगाल की खाड़ी वाली से? बंगाल की खाड़ी वाली से होती है। अब क्यों होती है ये समझना जरूरी है हमारे लिए। देखो, 1 से 5 जून तक केरल में हवाएं प्रवेश करती है। अरब सागर वाली बात कर रहे हैं। 1 से 5 जून तक केरल में ये हवाएं यहां से प्रवेश करेगी। 15 से 20 जून तक राजस्थान के झालावाड़ में ये हवाएं यहां से राजस्थान की झालावाड़ में प्रवेश कर जाएगी। ये हवाएं अरावली के समानांतर होने के कारण राज्य में अपर्याप्त वर्षा करती है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये वर्षा करती है। हिमालय से टकराकर ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में हवाएं वर्षा करती है। देखो कैसे, समझो इनको। ये राजस्थान है और ये है अरावली पर्वतमाला। एक बार और समझा रहा हूं मैं आपको, पहले समझे थे हम। ये हवाएं अरावली पर्वतमाला के समांतर होने के कारण सीधे चली जाती है, और यहां पर जो है वो हिमालय इस प्रकार से, इन हवाओं के लिए यहां ऑब्स्टेकल होता है, और यहां हवाएं ऊपर उठकर अरब सागर वाली हवाएं यहाँ उत्तराखंड, यहाँ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा करते हैं। राजस्थान से वो हवाएं सीधी निकल जाती है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये हवाएं कुछ वर्षा करती है। वहाँ कुछ ऑब्स्टेकल उनको मिलता है, तो यहाँ कुछ हवाएं यहाँ पर वर्षा करती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो इस प्रकार से अरब सागरीय जो हवाएं होती है वो राजस्थान में वर्षा नहीं करती है। बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं ये पूर्वोत्तर भारत में वर्षा करती है। देखो, बंगाल की खाड़ी की यहां से उठेगी, यहां से इस प्रकार से चलेगी। तिब्बत का पठार गर्म हुआ है तो यहां से हवाएं चलेगी, तो उनको मिलेगा यहां पर ये पूर्वोत्तर भारत। यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा करती है। पहाड़ियों के कीपाकार होने के कारण, पहाड़ियां इस प्रकार से कीपाकार में होने के कारण बादल अंदर आ गया तो बार बार टकराएगा, ऊपर उठेगा, इधर गया टकराएगा, ऊपर उठेगा, वर्षा करेगा, टकराएगा, ऊपर उठेगा, वर्षा करेगा। तो मेघालय के मासिन राम में इस प्रकार की कीपाकार पहाड़ियों के कारण दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। पहले इसको चेरापूंजी कहा जाता था, मासिन राम में। राजस्थान में अधिकांश वर्षा इसी शाखा से होती है और इनको पूर्वैया कहते हैं। पूर्वैया जो हवाएं चलती है, पूर्वैया बहती है, छूने का यार मुझसे कहती है। ये क्या है? ये पूर्वैया जो हवाएं हैं ये मौसम को इतना सुहावना बना देता है कि हर कोई गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है, और ये एक खुशी का पल होता है। और इस समय हमारे किसान जो है खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि ये वो हवाएं हैं जो रेगिस्तान को हरा भरा बना देती है। ये हवाएं जब चलती है, ये हवाएं जब इस प्रकार से यहाँ चलेगी तो यहाँ अरावली जो है इनके लिए ऑब्स्टेकल बनेगी, और ये हवाएं इस प्रकार से अरावली से टकराकर ऊपर उठेगी और वर्षा करेगी। और इन्हीं हवाओं का हिस्सा होता है जो पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा करता है। तो इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसूनी पवनें हैं वो हमारे यहाँ ज्यादा वर्षा करती है। उसके बाद में एक और वर्षा है जिसको हम कहते हैं मावठ, शीतकालीन वर्षा। अब देखते हैं कि शीतकालीन वर्षा क्या होती है। शीतकालीन वर्षा, सर्दियों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है?
वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। अब देखो ये डिस्टरबेंस कैसे कर रहे हैं, यहां पर एक कैस्पियन सागर जहां पर हाई प्रेशर है, सर्दियों में यहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है, और थोड़ा सा भी इनको लो प्रेशर कहीं नजर आता है तो हवाएं उधर इस प्रकार से बढ़ती रहती है, और ये भारत का क्षेत्र है, ये लो प्रेशर का एरिया यहां पर बनता है सर्दियों में, और इस प्रकार से हवाएं कैस्पियन सागर से चलती है और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये भारत में इस प्रकार से पश्चिमी भारत में वर्षा करती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और इस वर्षा को सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स जो हमारी सर्दियों वाली जो फसलें होती है उसके लिए बहुत ही लाभकारी होती है, इसलिए गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदें भी इनको कहते हैं, और स्थानीय भाषा में इसको मावट कहते हैं, मावट। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, मावट। सर्दियों में होती है ये। रबी की फसल के लिए शीतकालीन वर्षा बहुत ही उपयोगी है। वर्षा ऋतु के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान से देखना आप, राजस्थान में वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान में कौन सा है, झालावाड़, जहां 40 दिन औसत वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू है, जहां 48 दिन वार्षिक वर्षा औसत होती है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले की बात करें तो वो जैसलमेर है, जहां औसत 5 दिन वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान की बात करें, वो जिला था, ये स्थान है सम, जैसलमेर का सम तहसील, जहां औसत 0 दिन वर्षा होती है, न के बराबर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग की बात करें तो वो है कोटा। न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जोधपुर हो गया। सर्वाधिक परिवर्तनशील वर्षा, बदल कर वर्षा, जैसलमेर और जालौर में सबसे ज्यादा परिवर्तनशील वर्षा होती है। न्यूनतम परिवर्तनशील वर्षा की बात करें तो झालावाड़ और बांसवाड़ा में न्यूनतम परिवर्तनशील। और ओलावृष्टि की बात करें कि सबसे ज्यादा ओले कहां गिरते हैं सर्दियों में, तो जयपुर में गिरते हैं। राजस्थान में मानसून प्रवेश कितनी तारीख को होता है, तो ये तारीख है 17 जून, झालावाड़ से प्रवेश होता है राजस्थान में मानसून। मानसून का प्रत्यावर्तन या लौटना वो अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक ये मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है, लौटने का समय। राजस्थान में वर्षा के औसत दिन कितने हैं, तो 29 दिन है, लेकिन ज्यादा झालावाड़ में 40 दिन। राजस्थान एवरेज निकालें तो 29 दिन जो है औसत वर्षा होती है साल में। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 57.51 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसत वार्षिक। भारत में ये 108 सेंटीमीटर है, राजस्थान में काफी कम है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा झालावाड़ में होती है। अगर एक जिले की बात करें तो झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा जैसलमेर में 13.5 सेंटीमीटर केवल। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाली शाखा जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई होता है 34%, और ये अगस्त में सर्वाधिक होती है। यहाँ पर वर्षा जो है जुलाई से अगस्त, तो 33% से 34-33 इस प्रकार से लगभग ये वर्षा रहती है इस महीने में। जुलाई में अगर बात करें तो 34% और अगस्त में बात करें तो 33% वर्षा होती है। राजस्थान का चेरापूंजी या मासिन राम किसे कहते हैं, झालावाड़ को, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है इसलिए। राजस्थान का बरखोयास जो सबसे ठंडा स्थान है, रूस का बरखोयास, तो राजस्थान में कौन सा है, माउंट आबू। सर्वाधिक ठंड है यहाँ पर, तो इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयास भी कहते हैं। वर्षा मापने का यंत्र जो होता है उसे कहते हैं रेनोमीटर। रेनोमीटर से वर्षा मापी जाती है कि कितनी वर्षा हुई है सेंटीमीटर में। उसके बाद में हम बात करते हैं शीत ऋतु की, हम बात करते हैं सर्दियों की। तो शीत ऋतु की अगर हम बात करें, विंटर सीजन जो आता है अक्टूबर से फरवरी। शीत ऋतु यहाँ पर 2 प्रकार की है, एक तो लौटते मानसून की शीत ऋतु, हल्की शीत ऋतु, और एक शीत ऋतु है वास्तविक कड़ाके की ठंड जिसको हम कहते हैं। ये जो लौटते मानसून वाली जो शीत ऋतु है,
ये वर्षा ऋतु के बाद में अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। मानसूनी हवाएं जब वापस लौटती है तो तापमान में धीरे धीरे कमी होती है। दीपावली के बाद में यहाँ पर गुलाबी सर्दी प्रारंभ हो जाती है। गुलाबी सर्दी स्वास्थ्यवर्धक भी होती है, भूख ज़्यादा लगती है और लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, गुलाबी चेहरे हो जाते हैं लोगों के। तो ये एक सर्दी है जो हल्की सर्दी है। वास्तविक सर्दी जो है वो कड़ाके की ठंड जिसको हम कहते हैं, ये कड़ाके की ठंड मध्य दिसंबर से फरवरी के बीच में पड़ती है। सूर्य इस दौरान मकर रेखा के ऊपर होता है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं, यानी कि सूर्य देवता यहाँ पर बहुत ही कम नजर आते हैं। शीतलहर का प्रकोप बढ़ता है इस दौरान, तो पाला पड़ता है। 22 दिसंबर को सबसे ठंडा दिन होता है 22 दिसंबर को, और सबसे लंबी रात और छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। तो इस प्रकार से लौटते मानसून की और वास्तविक शीत ऋतु के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेश। अब हमने अभी तक जो बात की है वो ऋतुओं की बात की है, सर्दी, गर्मी, वर्षा। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं और कौन कौन से हैं, उनकी हम एक एक करके बात करते हैं। देखो, यहाँ पर शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। हमने पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा की है कि शुष्क जलवायु प्रदेश जो है वो जैसलमेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग और कुछ गंगानगर का हिस्सा, जोधपुर का हिस्सा, बाड़मेर का हिस्सा, यहाँ पर शुष्क जलवायु प्रदेश पाई जाती है, एरिड रीजन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो वर्षा है शुष्क में 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में यह वार्षिक वर्षा होती है। वनस्पति रहित क्षेत्र है, अत्यंत कम वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। दूर दूर तक रेत के टीले आपको नजर आएंगे, वनस्पति बहुत कम है। आंधियां और लू सबसे ज्यादा यहाँ पर चलते हैं और तापमान जो है एवरेज तापमान यहाँ पर रहता है 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सर्दियों में तापमान यहाँ पर गिर जाता है 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान आ जाता है और सर्वाधिक बालू का स्तूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करें तो ये अर्ध शुष्क प्रदेश है, सेमी एरिड जोन जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका आ जाता है बाड़मेर का कुछ क्षेत्र और जालोर पाली का क्षेत्र, नागौर का क्षेत्र, बीकानेर का पूर्वी क्षेत्र और चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में आ जाते हैं। वर्षा यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, यानी कि शुष्क से थोड़ी सी ज्यादा। वनस्पति कांटेदार झाड़ियां, खीप, ओक, खेजड़ी और सेवण प्रकार की यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलती है। खारे पानी की झीलें यहाँ पर सबसे ज्यादा है। नागौर में इस प्रकार की खारे पानी की झीलें सबसे ज्यादा मिलती है क्योंकि ये 33 सागर का अवशेष है प्राचीन काल का, इसलिए खारे पानी की झीलें यहाँ पर अधिक होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं उपार्द्र क्षेत्र की, सब ह्यूमिड जोन। यहाँ पर आप देखो ये सब ह्यूमिड जोन है, उपार्द्र, और ये ह्यूमिड जोन है, ह्यूमिड आर्द्र प्रदेश, और ये वेरी ह्यूमिड अति आर्द्र। सब ह्यूमिड जोन जो है, ये जो उपार्द्र है, अजमेर, पाली, जालोर और भीलवाड़ा में ये उपार्द्र जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। टोंक, दौसा वगैरह। 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है और तापमान यहाँ का 28 से 34 डिग्री के मध्य रहता है। वनस्पति की बात करें तो नीम, आंवला, आम और खेर वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। आर्द्र प्रदेश की बात करें, ह्यूमिड जोन जिसको बोलते हैं आर्द्र प्रदेश, जिसमें सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यानी कि ये आर्द्र प्रदेश में ये आ जाता है। और वनस्पति यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, इनकी गहरी वनस्पति यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह, लेकिन पतझड़ वाले, पत्ते झाड़ने वाले, एक समय वो पत्ते झाड़ते हैं, आम, बेर वगैरह के जो है वनस्पति यहाँ पर मिलती है। अति आर्द्र जलवायु जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, नमी ज़्यादा होती है, उसमें आपके आ जाते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र, ये इसमें शामिल होता है। देखो झालावाड़, कोटा, उदयपुर, माउंट आबू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो है अति आर्द्र प्रदेश में शामिल होते हैं, जहाँ वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर के करीब होती है। वनस्पति की बात करें तो सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, बिना पत्ते झाड़ने वाली वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, हमेशा हरा भरा यहाँ पर रहता है, जिसमें जामुन, आम, सागवान, महुआ, बांस के पेड़ जो है अत्यधिक होते हैं। तो
ये हमने राजस्थान के 5 प्रकार की जलवायु प्रदेश की बात की है। अब हम बात करते हैं कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण की। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पूछा है। BWHW बीकानेर में जलवायु है। कोपेन ने BSHW धौलपुर में बताया है। कोपेन ने CWG टोंक में बताया है। कोपेन ने AW डूंगरपुर में बताया है। तो इसमें से एक असत्य जो है वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा धौलपुर। धौलपुर में BSHW जलवायु नहीं पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के बारे में। देखो, कोपेन जो था, कोपेन रूस का एक वैज्ञानिक था और इसने 1918 में जलवायु का वर्गीकरण किया और राजस्थान की जलवायु को उसने 4 भाग में इस प्रकार से बांटा, अलग अलग। इस वैज्ञानिक का नाम है व्लादिमीर कोपेन। वनस्पति के आधार पर इसने जलवायु को बांटा है। वनस्पति, जैसे पेड़ पौधे कहाँ कम है, कहाँ पर अधिक है, उस आधार पर उसने जलवायु को डिसाइड किया है। तो इसलिए इसका नाम भी अलग हो गया, कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण। लेकिन हमने उससे पहले जो अपना वर्गीकरण किया था वो एक सामान्य वर्गीकरण था। अब कोपेन ने किस प्रकार का वर्गीकरण बताया, उससे मिलता जुलता ही है, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है। उसने कुछ वर्ड बताए, इंग्लिश के बड़े वर्ड और छोटे वर्ड। पूरी पृथ्वी को इसी प्रकार से उन्होंने बांटा है, जिसमें राजस्थान के 4 इसमें भाग आते हैं। शुष्क प्रदेश जो है, जिसका मुख्य केंद्र बीकानेर बताया गया है, जहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, BWHW का ये जलवायु प्रदेश में आया है। जो इंग्लिश के वर्ड है BSHW, ये अर्ध शुष्क प्रदेश में शामिल किया है, जिसका मुख्य केंद्र है नागौर। वर्षा यहाँ पर होती है 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में। CWG जो है वो उपार्द्र बताया कोपेन ने कि उपार्द्र प्रदेश है, जिसमें आपकी भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर ये जिले शामिल हैं। और टोंक इसका मुख्य केंद्र बताया है, 60 से 80 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है। AW जो है अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है, जिसमें आर्द्र प्रदेश, आर्द्र शुष्क प्रदेश में इसमें शामिल किया। अति आर्द्र तो हमने उसमें बांटा था, यहाँ पर इन्होंने आर्द्र जलवायु बताई है, आर्द्र और शुष्क भी साथ में बताई है। तो डूंगरपुर इसका मुख्य केंद्र है, यहाँ वर्षा 80 से 90 सेंटीमीटर होती है। जैसे यहाँ पर शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उपार्द्र शुष्क है और यहाँ पर आर्द्र शुष्क है। यानी कि शुष्क तो है ही, लेकिन आर्द्र और उपार्द्र के साथ में शुष्क है। तो ये इंग्लिश वाली जो लेटर है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से क्षेत्र की जलवायु है। तो आप इस मैप को देखेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आपको ये याद हो जाएगा। राजस्थान की जो जलवायु प्रदेश है, कोपेन ने इस प्रकार से कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण का। तो उन जो शब्दों को हम थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो आप देखो, BWHW जो है, BWHW को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु। ये जलवायु मुख्य रूप से बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर में औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये। दूसरा BSHW, जिसको अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु का है, जिसका मुख्य केंद्र है नागौर। अन्य जिले हैं बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, चूरू। 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वनस्पति स्टेपी प्रकार की, जिसमें कांटेदार झाड़ियां और घास के मैदान देखने को मिलते हैं। CWG जो है वो उपार्द्र जलवायु या शुष्क शीत प्रदेश के नाम से जाना गया है, जिसका मुख्य केंद्र है टोंक। अन्य जिले हैं अरावली के पूर्वी व दक्षिणी जिले। औसत वर्षा यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर होती है और पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। AWG, वही अभी दोबारा हम कर रहे हैं इसको। AWG उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये। टोरिड जोन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोरिड जोन। मुख्य जिला इसका है डूंगरपुर और अन्य जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सिरोही। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है 80 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक। और वनस्पति यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार। तो ये है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के साथ ही राजस्थान की ये जलवायु यहाँ पर समाप्त होती है। तो आज हमने पढ़ा था राजस्थान की जलवायु का ये टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये।
और इस वर्गीकरण में हमने ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, वर्षा ऋतु के बारे में विस्तार से जाना और उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हमने पढ़ा। राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। तो चलिए आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।